देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 37 के अंडर जो भी एसेट्स बात करते रहे हैं, अभी तक हमने किसी किस्म का इमूवेबल एसेट का तज़किरा नहीं किया। कैपिटल एसेट जरा एक दफ़ा रिकॉल करके ज़रा मुझे बता दें कि कैपिटल एसेट था क्या। कैपिटल एसेट हर वो एसेट होता है जो कि स्टॉक इन ट्रेड ना हो, डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल ना हो, और मूवेबल एसेट्स ना हो अदर देन स्पेसिफाइड एसेट्स। अब इमूवेबल एसेट्स यानी कि जैसे आपका रेजिडेंशियल हाउस या आपका प्लॉट है, ये ना तो डेप्रिशिएबल होते हैं और ना ये मूवेबल होते हैं, ये आपके कैपिटल एसेट कंसीडर किए जाते हैं। अभी तक बेटा हमने सेक्शन 37 की बात की, अभी तक हम पेंटिंग, ज्वेलरी, शेयर्स के अंदर बात कर रहे हैं। हमने हालांकि सेक्शन 37 के अंडर इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, लेकिन अभी तक हमने उसके बारे में बात नहीं की। ठीक है, उसके बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी एक चीज़ आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। बेटा पिछली अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ। पिछले साल एक रूल चेंज हुआ और उस रूल को मैंने कुछ लोगों की जो बुक्स मैंने देखी हैं, बुक्स कह लें, नोट्स कह लें, बुक्स तो कह नहीं, वो नोट्स की सूरत में है। नोट्स अभी तक उन लोगों ने अपडेट नहीं किए, तो वो उन चक्रों में आपके साथ में थोड़ी सी एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो वो बात थी जो 75% होल्डिंग पीरियड वाला मैंने आपको बताया। एक दूसरी बात यह है कि एक सेक्शन 37 सब सेक्शन 4A के नाम से एक सेक्शन हुआ करता था। 4A में लिखा हुआ था कि जब कोई आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है, इनहेरिटेंस, जब भी आपको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस में कोई किसी किस्म का आपको कैपिटल एसेट मिलता है, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी दैट वुड बी कंसीडर्ड एज योर कॉस्ट। मिसाल के तौर पर अगर मुझे मेरे दादाजी की तरफ से कोई प्लॉट मिला जिसकी मालियत जब मुझे ट्रांसफर हुआ उस टाइम 1 करोड़ थी, लेकिन जब दादाजी ने परचेज किया था तो उस टाइम वो 10 लाख था, और उस प्लॉट को मैंने 1-2 महीने या 1-2 साल बाद मैंने उस प्लॉट को बेच दिया 1.5 करोड़ का। तो पहले रूल के हिसाब से जो मेरी कंसीडरेशन रिसीव थी वो कितनी थी? 1.5 करोड़, यानी कि 15 मिलियन। और जो मेरी कंसीडरेशन पेड थी, क्योंकि पैसे तो मैंने कोई दिए नहीं थे, मुझे तो विरासत में मिली थी, तो कंसीडरेशन पेड जो थी पहले के रूल के हिसाब से वो तकरीबन मेरे पास थी तकरीबन 1 करोड़, यानी कि 10 मिलियन। 50 लाख रुपए का मुझे गेन था कैपिटल एसेट का, कैपिटल गेन, उसको मैं टैक्स में लगा दिया। बेटा अब आपके फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर सब सेक्शन 4A को खत्म कर दिया गया। खत्म करने का मतलब क्या है? कहते जनाब आपको बेशक प्रॉपर्टी खरीदें, बेशक प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में मिले, जितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो आपकी कंसीडरेशन पेड कंसीडर की जाए, जितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। अब इसी एग्जांपल को मैं दोबारा कोट कर रहा हूं कि दादाजी ने जब प्लॉट परचेज किया कितने का था? 10 लाख का। जब मुझे विरासत में मिला तो कितने का आ गया? उसकी मालियत कितनी थी? फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़। मैंने कितने का बेचा? 1.5 करोड़ का। अब मेरी कंसीडरेशन रिसीव 15 मिलियन आ रही होगी, पहले के रूल के हिसाब से कंसीडरेशन पेड 10 मिलियन आ रही होगी, लेकिन अब के रूल के हिसाब से कंसीडरेशन पेड 1 मिलियन होगी। ओके, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे आपने एसेट को कंसीडरेशन पेड के साथ कंसीडर करवाना है। तो अगर अगेन आप कोई ऐसा सॉल्यूशन देखें कि जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर रहा हो, तो वो आपका क्या होगा? गलत होगा, वो अपडेटेड नहीं होगा। आपके नोट्स के अंदर हमने अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है इसको। समझे बात को? और ये बात इसलिए मेरे माइंड में आई क्योंकि एक बहुत ही हमारे बहुत बड़े टीचर हैं, इंसान से गलती हो जाती होती है, तो थोड़ा सा ज़रा जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते, जो प्रैक्टिसिंग नहीं होते, वो थोड़े से ज़रा कम अप टू डेट होते हैं। तो मैंने बुक उनको दी, उन्होंने कहा कि यार इसमें ना आपकी बुक में एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा जी आपकी बुक के अंदर। मैंने कहा जी बड़ा बताइए। बड़ा मैं खुश हुआ कि अच्छी बात है, मैंने बुक पढ़ी है।
तो जो प्रॉब्लम है फटाफट आइडेंटिफाई हो जाएगी, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा जी आपके कैपिटल एसेट्स के जो कैपिटल गेन है ना उसके सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा चेंज हुआ है, हो सकता है बाकी कोई प्रॉब्लम हो। उन्होंने कहा जी रूल ये है कि अगर आपको कोई चीज़ इनहेरिटेंस में मिलती है तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो कॉस्ट ऑफ जो यानी कंसिडरेशन पे कंसिडर की जाएगी, लेकिन आपने यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ। तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको बताया, मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, आप शायद आप एक्ट आपने नहीं अभी तक पढ़ा होगा। कहते हैं हाँ मैंने एक्ट नहीं पढ़ा। मैंने कहा नहीं सर आपको पढ़ना चाहिए था कि पिछले साल ये रूल चेंज हो चुका था और सेक्शन 37 सबसेक्शन 4A जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मतलब उन्होंने नोट्स मुझे दिखाए बकायदा, पहले वो नहीं माने, उन्होंने बकायदा मुझे नोट्स दिखाए कि सर ये नोट्स हैं, इस तरह से देखें ना, इन नोट्स में ये लिखा हुआ है, आपके नोट्स में ये लिखा भी नहीं हुआ, ये सब सेक्शन है नहीं। तो फिर मैंने उनको एक्ट निकाल के 2023 का मैंने चेक करवाया। मैंने कहा सर ये खत्म हो चुका है, मेहरबानी करके अपने आप को भी अप टू डेट कर लें और जिनके नोट्स हैं उनको भी काइंडली इंटीमेट कर लें कि अप टू डेट हो जाए। ओके, तो इसलिए मेरे माइंड में याद आगे ना आप लोगों को थोड़ी सी बात बता दें। एनीवे अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बेटा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हम लोगों ने भी रिकॉल कर ली। शेयर्स नॉर्मली इसमें शो हुए आपको, अभी तक जो हमने एग्जांपल्स की इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही होंगे। पेंटिंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर वगैरह अभी तक हम इनकी बातें करते हैं। अब हम ऐसे कैपिटल एसेट की बात करेंगे जो है तो सेक्शन 37 का हिस्सा। रूल वही है, जो भी गेन आएगा वो 100% टैक्सेबल होगा। अगर लॉस आ गया तो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। गेन आ गया, लॉस आ गया तो किसी अदर कैपिटल गेन के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। रूल सेक्शन 37 वाले ही एप्लीकेबल है, लेकिन इसके ऊपर जो रेट्स होंगे वो एनटीआर वाले नहीं होंगे। मतलब लॉ कहता है कि जनाब अगर आपको सेक्शन 37 के कैपिटल एसेट में से अगर आपको किसी किस्म का आपको गेन मिलता है तो वो गेन कैसे टैक्सेबल होगा? एनटीआर के तौर पर टैक्सेबल होगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम। उसके ऊपर जो स्लैब्स होंगे गिवन वो स्लैब इसके ऊपर लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट ऐसा हुआ जो कि हो सेक्शन 37 का लेकिन हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर जो रेट्स लगेंगे वो लॉ ने मेंशन कर दिए। उसने कहा जनाब उसके ऊपर फिर रेट्स जो हैं वो एनटीआर यानी कि स्लैब वाले रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। कि कैपिटल गेन आया फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का, आप 10 लाख रुपए स्लैब्स में गए, आपने देखा 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना बनता है आपने पे कर दिया, ऐसे नहीं फिर होगा। उनके लिए रेट्स अलग से होंगे, एसटीआर के तौर पर आएंगे। ये जनाब आपके पास गिवन है। हमने कहा जी कैसे, कहता जी कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 37 सबसेक्शन 1A। क्या कहता जी आपको 1A, अगेन राइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड कैपिटल गेन एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ऑफ द फॉलोइंग। ओके, समझ आ गई बात की। अब एसटीआर के तौर पर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पर आएगा जी बेटा, क्लियर? एसटीआर का मतलब क्या है कि इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब्स एप्लीकेबल नहीं है तो फिर इनके ऊपर कौन से स्लैब्स या कौन सा रेट एप्लीकेबल है वो उसने बताया यहाँ पे। उसने कहा जनाब आपने बाकी कैपिटल एसेट्स को देखा, जितना गेन मिला आपने सारे को उसको टैक्सेबल करार दे दिया। आपने क्या किया, टैक्सेबल करार दे दिया और आपने कहा कि जनाब ये आइंदा के बाद ये इसका जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा, इसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया एनटीआर के तौर पर। लेकिन कहता है जो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसके रेट्स चेंज होंगे कैटेगरी के हिसाब से, इसके रेट्स चेंज होंगे आपके होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। कैटेगरी जनाब उसने बना दी 3 तरह की। ओपन प्लॉट्स जिसको आप लैंड कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जिसको आप रेजिडेंशियल हाउस कहते हैं। याद रखिएगा मैं बार बार रेजिडेंशियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल नहीं होता। ठीक है, ऑफिशियल बिल्डिंग जो ऑफिस की बिल्डिंग है वो डेप्रिशिएबल होती है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और उसके बाद है फ्लैट्स। फ्लैट्स आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी बना देगी। अब आपने देखना ये होगा क्वेश्चन में कि जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है वो क्या है, क्या वो ओपन प्लॉट है, क्या वो घर है, या वो आपके पास फ्लैट।
ठीक है। अब कहते हैं जी अगर आपने एक चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की, प्लॉट, घर या फ्लैट आपने परचेज किया और आपने उसको विद इन 1 ईयर बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी को परचेज किया। अच्छा यहाँ पे 1 ईयर का मतलब टैक्स ईयर की बात नहीं कर रहा, 1 ईयर मीन्स 12 महीने, ठीक है। यहाँ पे टैक्स ईयर की बात नहीं हो रही, 1 ईयर मतलब 12 महीने। हम यहाँ पे कहते हैं जी फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी 2022 को आपने एक घर परचेज किया और 31 दिसंबर 2022 को आपने वो घर बेच दिया। दिस इज कॉल्ड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपने घर वो वाला बेच दिया। आपने 1 करोड़ का घर परचेज किया और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आपने साल के बाद वो घर बेच दिया। आपको कितना गेन मिला? 20 लाख रुपए का। 1 करोड़ का आपने घर परचेज किया और 1 करोड़ 20 लाख का आपने क्या कर दिया, उस घर को बेच दिया। आपको कितना गेन मिला? 20 लाख रुपए का। अब ये 20 लाख टैक्सेबल होगा, लेकिन ये एनटीआर में होगा बल्कि एसटीआर इसके ऊपर रेट कौन सा लगेगा? कहता जी अगर तो लेसर देन 1 ईयर बेचोगे, 1 साल के अंदर अगर आप बेच दोगे, अगर प्लॉट हुआ तो उसके ऊपर 15% टैक्स रेट होगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हुई तो फिर भी 15%, और अगर आपके पास फ्लैट हुआ तो 15%। यानी कि तीनों कैटेगरीज के अंदर आपका कितना टैक्स लगेगा? 15%। फिर कहता है कि अगर आपने 2 साल के अंदर बेचा, 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम, विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अगर आपने बेचा तो ओपन प्लॉट का टैक्स रेट कितना होगा बेटा? 12.5%, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का 10% और फ्लैट्स का कितना होगा? 7.5%। ओके, जैसे जैसे होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके टैक्स रेट्स कम होते जाएंगे। इसी तरह अगर आप विद इन 3 ईयर्स बेचते हैं तो ओपन प्लॉट 10%, 7.5% कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और 0% फ्लैट। यानी कि फ्लैट अगर आप 3 साल के अंदर बेचते हैं या 2 साल के बाद अगर आप फ्लैट बेचते हैं तो आपको किसी किस्म का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आपने फ्लैट परचेज किए 1 जनवरी 2020 को, आपने उसको बेच दिया 1 जनवरी 2023 को। 20 का पूरा साल, 21 का पूरा साल और 22 का भी पूरा साल, 3 साल आपने अपने पास फ्लैट रखा। अब आपने इस फ्लैट को बेच दिया तो अब लॉ कहता है कि उस फ्लैट के ऊपर किसी किस्म का आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? इसी तरह आपके पास अगर 4 साल के अंदर आप बेचते हैं तो ओपन प्लॉट 7.5%, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 5% और फ्लैट तो है ही 0। और अगर आप 5 साल के अंदर बेचते हैं तो ओपन प्लॉट 5% टैक्सेबल होगा और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 0% होगा और फ्लैट जो है वो I0 है। मतलब अगर आपके पास कोई घर है और आपने वो अपना घर 5 साल के अंदर यानी कि 4 साल के बाद आपने अपना घर बेचा तो आपको किसी किस्म का कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 6 साल की मैं बात करूंगा तो 6 साल में ओपन प्लॉट 2.5% भी होगा और अगर 6 साल से ज्यादा अरसे के लिए यानी कि आपने 6 साल के बाद अगर अपना प्लॉट बेचा, 6 साल के बाद आपने प्लॉट बेचा तो प्लॉट के ऊपर भी आपको किसी किस्म का कोई कैपिटल एसेट के कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बेटा ये टैक्स रेट्स आपको एक तो गिवन होंगे और दूसरा आपको याद भी होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये रेट्स आपको ना बताए, ओके, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि वो ये वाला रेट्स आपको बता देगी। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए छोटा सी एग्जांपल हम यहाँ पे आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस एग्जांपल के साथ मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिएगा बेटा, प्लीज देखिएगा बेटा। मिस्टर ए सोल्ड हिज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। मिस्टर ए सोल्ड हिज इनहेरिटेड हाउस है जनाब, ना प्लॉट है ना फ्लैट है। किसकी बात कर रहे हैं? हाउस की बात कर रहे हैं। For ₹10 million on 1st 2024, this house was purchased by his father in 1998 for ₹5 lakhs. At the time of inheritance on 30/7/2022, fair market value of the house was 7 million. समझा नहीं बात? मिस्टर ए को एक घर विरासत में मिला। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का वो जो रूल है ना सब सेक्शन 4 वाला, वो जो खत्म हो चुका है उसको भी जरा मैं क्लियर कर दूंगा। मिस्टर ए को एक घर मिला है विरासत में
और विरासत में जो उसको घर मिला है उसने बेचा कितने का है? 10 मिलियन का, यानी कि 1 करोड़ का। कब बेचा बेटा? बेटा जनवरी 2024 में बेचा। और ये घर उसके अब्बा जी ने परचेज किया था 1998 में। कितने का? 5 लाख रुपए का। यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द हाउस कितनी है? 5 लाख रुपए। लेकिन ये घर इनहेरिटेड हुआ है किसको? मिस्टर ए को। किस डेट पे? 30/7/2022 में। और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस टाइम पे कितनी थी? 7 मिलियन। अब यहाँ पे हमने बताना है कि उसका टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना होगा और उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। देखिएगा बेटा, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कैपिटल गेन। कंसीडरेशन, रिसीव कितने की बेटा? 10 मिलियन। लेस करवा देंगे कंसीडरेशन पेड। जिसका मतलब क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि 5 लाख। बाकी जनाब कैपिटल गेन कितना आया? इसके अलावा फिलहाल हमारे एग्जांपल में और कोई इनकम नहीं है, तो मैं इसका क्लोज करते हुए कहता हूं जनाब यही मेरी टैक्सेबल इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम। अब इसके ऊपर बेटा मुझे निकालना है टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये इनकम कैसी है, क्या इसके ऊपर स्लैब्स लगने हैं या नहीं। हमने कहा कि जनाब ये इनकम कौन सी है? ये इनकम टैक्सेबल इनकम है टोटल, लेकिन है ये कैपिटल गेन कौन सा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो इसके ऊपर स्लैब्स अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि ये जो रेट्स हमें दिए हुए हैं बुक के अंदर ये अप्लाई होंगे। अब रेट कितना था उसने जनाब बताया हमें? टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना बेटा टैक्स? देखिए बेटा, घर मेरे देखिए अब यहाँ पे इनहेरिटेंस की यानी कि यहाँ पे 2 डेट्स आ रही हैं। जब उसके बाद ने परचेज किया 1998 में, और जब उसको प्लॉट जो है वो घर जो है वो उसको विरासत में मिला। अब हमने स्टार्ट में ये पढ़ा था कि कैपिटल एसेट कब कंसीडर किया जाएगा कि आपको मिला। तो हमने कहा था कि अगर तो आप जब परचेज करें जिस डेट पे अवेलेबल फिर यू अपना यूज हो जाए, और अगर आपका एसेट विरासती है, विरासत में आपको मिला है, तो जिस डेट पे एक्चुअल में आपके नाम पे एसेट ट्रांसफर होगा, जिस डेट पे आपको विरासत में मिलेगा, उस डेट पे हम कंसीडर करेंगे कि जनाब आपने इस एसेट को एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है, बेशक आपने विरासत के लिए कोई पैसे नहीं दिए, आपके दादाजी की जायदाद आपको मिल जाती है। ठीक है, आप उसके लिए कोई पैसे नहीं देते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट आपके दादाजी ने बेयर की होती है। ठीक है, लेकिन आपको वो एसेट कब मिलेगा? जब एक्चुअल आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। तो मिस्टर ए के नाम पे एसेट कब ट्रांसफर हुआ? 30/7/2022। उसने कहा उस टाइम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख रुपए थी। तो पुराना रूल होता तो मैं यहाँ पे 70 लाख लिखता, लेकिन अब वो पुराना रूल खत्म हो चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख रहा हूँ। लेकिन ये डेट लिखने का मकसद एक और था कि होल्डिंग पीरियड मुझे पता चल जाए। अब होल्डिंग पीरियड कितना है जनाब? 30/7/2022 से लेकर देखिए कितने साल बनते हैं? 1 साल तो बनेगा ना, 30/7/2023 तक।
उसके बाद 6 महीने हम ऊपर लगा लें मजीद, तो आपके पास ये 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम, यानी कि मोर देन 1 ईयर बट लेसर देन 2 ईयर। और क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, यानी कि ना तो ओपन प्लॉट है और ना ही फ्लैट है, तो ये क्या है, घर है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, तो इसके ऊपर लगेगा 10%, यानी कि 9.5 मिलियन का 10%, तो कितना बन गया जी, 9,50,000 के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, किसी किस्म का मसला मसाइल, कोई परेशानी? सिर्फ यही फर्क है, बाकी कैपिटल एसेट सेक्शन 37 में और यहाँ पे आपके पास ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं कि जिसमें आपको सेक्शन 37 का अदर देन इमूवेबल जो कि एनटीआर है और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दोनों इसमें शो हो रहे हो और आपने उनको कैसे टैकल करना है वो आपको पता चलेगा, और आपको ये भी इंशाल्लाह पता चलेगा कि स्लैब भी ऐसे देगा नहीं। ओके भाई जी, अच्छा जी जी सर। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप लोगों के सामने एक तो एडजस्टमेंट वही है इनहेरिटेंस वाली, अगले जिसमें देखिए बेटा, मिस्टर ए आल्सो सोल्ड 5000 शेयर्स ऑफ हामिद प्राइवेट लिमिटेड, द शेयर्स were acquired by him on 30/9/2022 for 21 rupees per share. He received consideration of rupees 281.28 per share on 30/4/2024. और उसके बाद कहता जी, आज ज्वेलरी सेट कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख वर सोल्ड बाय हिम इन टैक्स ईयर 2024 फॉर 6,50,000। अब ये तीनों के तीनों सेक्शन 37 के कैपिटल एसेट्स, लेकिन इन तीनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किस तरह से होगा देखिएगा। सबसे पहले किसकी हम लोग बात करें बेटा, प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग इसको नंबर 1 देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाउस। कंसीडरेशन रिसीव बेटा कितनी है, 10 मिलियन। लेस कंसीडरेशन पेड 5 भाई बात को चेक कर लिया अगर भाई खत्म हो गया वो लेके आओ। रिमेनिंग बेटा कितना आ गया, 9.5 मिलियन, चल मिला, गॉट इट। दूसरा आपके पास कैपिटल एसेट है कौन सा बेटा, प्राइवेट लिमिटेड की शेयर, ये भी आपके पास सेक्शन 37 मेंशन बेशक इसको कर लें, अंडर सेक्शन 37, अंडर सेक्शन 37 कितने के शेयर जनाब, 5,000 शेयर इनकी कंसीडरेशन रिसीव्ड, 1,05,000 का क्या मतलब है, कितना 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 21, आंसर कितना आएगा जी, 1 लाख। नहीं सर ये कंसीडरेशन पेड है, 1,40,000 कंसीडरेशन, 5,000 को 21 से मल्टीप्लाई करें, अच्छा ये कंसीडरेशन 28 से करेंगे तो कंसीडरेशन ये रिसीव्ड कंसीडरेशन जी 28 से मल्टीप्लाई करें, 1,40,000, 1,40,000। अहमद 1,40,000 और कंसीडरेशन पेड 1,05,000। कितना जी, 35,000। इसके बाद तीसरा नंबर कितना आपका, ज्वेलरी है, सेक्शन 37, ये भी सेक्शन 37 में है। देखिए बेटा लिखने की जरूरत नहीं, ये वाली मैं इसलिए लिख रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है
ठीक है, आप ना भी लिखेंगे काम चल जाएगा। कंसीडरेशन रिसीव्ड जी, कितना जी? 6 लाख 650। 650 और लेस कंसीडरेशन पेड 4 लाख 4 लाख। कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख। अब टोटल मुझे बताइए कि टोटल आपकी जो इनकम है, क्योंकि यही इनकम है तो यही टोटल टैक्सेबल इनकम होगी। नौ लाख 50,000 इसमें, ये 95 लाख है ना, 95 2 97 लाख सही है यार, ये कौन कह रहा था ये नहीं? हमें कितना लाख पे लिया? Sir, consideration received 140,500 after 140 किधर 140 consideration ये received 28 25 पे 5 करें ना, उत्तर 5 नहीं आएगा, 8 45 281 नहीं है 28 है 28 पर share 81 है तो 28 और ठीक है मेरा उत्तर अब जी जी बेटा क्लियर? यस सर। अच्छा, अब यहाँ नीचे जगह खत्म हो गई, जिस वजह बेटा मेरी मजबूरी है बाहर इसको लेकर, ठीक है, मेरी मजबूरी है, आपकी मजकाली हो सकती है, आप मुझे लिख सकते हैं। ओके, देखिए जी भाई साहब, यहाँ पे जनाब हम लोग लिखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है जी? 97,85,000। क्या इन तमाम के ऊपर स्लैब लगेंगे या कोई और रेट भी लगेंगे? हमने कहा जनाब 97,85,000 के ऊपर, क्योंकि इसमें इनमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ रही है, इस वजह से इसके ऊपर अलग से रेट भी लगेंगे। और बाकी देखिए आपके पास अदर देन इनमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 37 के कैपिटल एसेट्स हैं, इनके गेन्स हैं, इनके ऊपर स्लैब्स लगेंगे। अब किन के ऊपर स्लैब्स लगने हैं, किन के ऊपर अलग से रेट लगना है? हमने कहा जनाब एक अमाउंट है 95 लाख रुपए की, इसके ऊपर अलग से रेट लगेगा, बाकी तमाम अमाउंट्स के ऊपर स्लैब लगेंगे। हमने उसको लेस करवा देना यहाँ से, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। कितना जी? 95 लाख। बाकी कितना रहेगा बेटा? 2 लाख। अब ये कौन से अमाउंट है? दिस इज टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर नॉर्मल टैक्स रेजिम, यानी कि इस 285 के ऊपर क्या लगना है? स्लैब्स लगना। ठीक है, अब हम इसकी बेटा निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एनटीआर की टैक्स लायबिलिटी। स्लैब्स देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि आपके बुक में भी गिवन होंगे और आपके पेपर में भी गिवन होंगे। जरा निकालिए स्लैब। स्लैब देखिए सैलरीड वाले में लगेंगे, क्योंकि हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, दूसरे लगेंगे स्लैब्स। जी बेटा ऊपर जाके देखिए 6 लाख रुपए तक किसी किस्म का कोई आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। स्लैब्स आपके बुक में भी गिवन होंगे, देखिए जरा बेटा, दिखाइए जरा, आपके पास भी बुक नहीं है? वेरी गुड, शाबाश यार, मैं नहीं आ सकती खाने। जी बेटा ओके बेटा, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ले लें, बेहतर है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि टैक्स ऑन 2,85,000, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आता। 6 लाख रुपए तक टैक्स माफ है। 6 लाख रुपए के बाद आपका टैक्स लगना शुरू होता है, वो स्लैब के अंदर लिखा हुआ है। फिर हमने कहा जनाब टैक्स ऑन, या अब हमारे पास आएगा एसटीआर सेपरेट टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स ऑन 95 लाख, इसके ऊपर क्या रेट है बेटा? क्योंकि ये 2 साल के अंदर अंदर हमने बेचा, 1 साल से ज्यादा 2 साल के अंदर, तो 10% इसका रेट है। तो कितना आएगा?
9,50,000 बहुत ज्यादा लाइक हो। तो टोटल टैक्स पेएबल अभी कितना है जी? 9,50,000। ये टोटल टैक्स पेएबल। कहानी बेटा समझ में आई? अगर आपके पास सेक्शन 37 के अंदर मूवेबल इमूवेबल और अदर देन इमूवेबल आपके पास एसेट्स आ रहे हो तो आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यहां तक मसला सर, यहां तक प्रॉब्लम ऑल ओके, ऑल क्लियर? अच्छा, अब बेटा हमने जो पॉसिबल केसेस थे वो हमने सारे के सारे कर लिए। अब हमारे पास आने वाली जो चीजें होंगी उसमें हमें जस्ट डिफरेंस पढ़ने हैं कि सेक्शन 37 ए में क्या डिफरेंस है, सेक्शन 37 में क्या डिफरेंस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। ओके, इंशाल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 7E। ये ऐसा सेक्शन है, सेक्शन 7E बेटा, ये ऐसा सेक्शन है, इसने पूरे पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, टैक्स प्रैक्टिशनर्स को वक्ता डाला हुआ है। वक्ता समझते हैं ना कि जनाब इसने पूरे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर खलबली मचाई हुई है कि सेक्शन 7E कोई चीज है, कोई बला चीज है कि जिसके पास काफी सारी जायदाद होती है, काफी सारे जिसके पास प्लॉट्स होते हैं, उनके ऊपर जनाब ये क्या कैसे कब एप्लीकेबल होगा, ये इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके।